जिस सीट पर कभी अतीक अहमद का था दबदबा, अब वहां पर बीजेपी का है कब्जा। क्या 2027 में फिर से बदलेगा समीकरण या कायम रहेगा भरोसा? माफिया राज से विकास की ओर बढ़ा इलाका, वोट कटने और नए समीकरणों के बीच इलाहाबाद पश्चिमी सीट पर सियासी मुकाबला हुआ दिलचस्प। जी हां, इलाहाबाद पश्चिमी सीट कभी माफिया अतीक अहमद का गढ़ मानी जाती थी, जहां से वो 5 बार चुनाव जीत चुका था। लेकिन समय बदला और राजनीति की तस्वीर भी पूरी तरह से बदल गई। करीब 10 साल पहले बीजेपी ने यहां बड़ा दांव खेलते हुए सिद्धार्थनाथ सिंह को मैदान में उतारा, तब से यह सीट लगातार बीजेपी के पास है। आज इस क्षेत्र की पहचान बदल चुकी है। जहां कभी माफिया राज का खौफ था, वहां विकास की बात होती है। योगी सरकार की सख्ती के बाद कानून व्यवस्था में सुधार हुआ और अवैध कब्जों की जगह गरीबों के लिए आवास बनते दिखे। हालांकि 2027 के चुनाव से पहले वोट कटने और नए समीकरणों ने मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। सवाल यही है कि क्या बीजेपी फिर से सिद्धार्थनाथ सिंह पर भरोसा जताएगी या कोई नया चेहरा सामने आएगा? देखिए अभिषेक पांडे के साथ सिद्धार्थनाथ सिंह की खास डिबेट। नमस्कार, स्वागत है आपका नव उत्तर प्रदेश में। बात थोड़ी पुरानी जरूर है। करीब 10-11 साल पहले जब दिल्ली में अमित शाह ने एक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और नेता को बुलाया और कहा कि इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा सीट की क्या पहचान है। नेताजी ने भी बेबाकी से जवाब देते हुआ कहा कि गुंडई, बदमाशी और माफिया राज यानी अतीक अहमद का राज उसी सीट पर यानी इलाहाबाद पश्चिमी विधानसभा सीट से लगातार 2 बार के विधायक चुने गए सिद्धार्थनाथ सिंह हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत करेंगे सर आपका। नमस्कार जी। नमस्कार सर। जिस सीट पर आप जीत करके आ रहे हैं 2 बार से, पिछले बार के मुकाबले आपका परसेंटेज भी बढ़ा है, 43 से 53% हो गया है और करीब 1,18,000 से ज्यादा वोट आपको मिले हैं पिछले विधानसभा चुनाव में। यहाँ के लिए सबसे बड़ा चैलेंजेस जो रहा है वो यहाँ जो माफिया राज हुआ करता था, अतीक अहमद का गढ़ ये इलाका कहा जाता है। लेकिन अब हम देखते हैं कि उन्हीं जगहों पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बन रहे हैं। तो ये इच्छा शक्ति जो विल पावर है वो कैसे आई और जब आप यहाँ पर पहुंचे तो किस तरह की चुनौतियां थी आपके सामने? देखिए, मैं आप सही माने में पूछ रहे हैं तो विल पावर तो इसलिए आई क्योंकि एक वाक्य और आप रह गए बोलने से या याद नहीं रहा होगा कि अमित भाई ने जब ये बोला तो मैंने उसका उत्तर दिया कि वो माफिया अतीक अहमद की सीट मानी जाती है। तो ने फिर ये कहा कि सिद्धार्थ जाओ और उस सीट को अब मोदी जी के विकास के नाम से वो सीट पहचानी जाए तो वहां पे आके विकास करिए। और यही इच्छा शक्ति रही जिसके कारण मैं वो यहाँ पर आकर विकास की एक तरह से गंगा बहाई। मुझे उसका एक बहुत बड़ा सहयोग हमारे मुख्यमंत्री जी से भी मिला। मगर अमित भाई जो एक वाक्य है कि वो मोदी जी के विकास से जाना जाए, तो विकास की गंगा बह रही है। और इसीलिए जो अतीक अहमद की जो कब्जा करी हुई जनता की जो जमीनें हैं, गरीबों की जमीनें, उसको हम लोग खाली करवाते जा रहे हैं। और अन्य जगह मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से वहां पे हम लोग ने बुलडोजर भी, सरकारी बुलडोजर भी चला है, मगर वो भी एक कानून के तहत चला है, कोई कानून से बाहर नहीं चला है। क्योंकि उन्होंने या तो सरकार की जमीनें कब्जा करी थी या वो गरीबों की जमीनें कब्जा करी थी, तो उस पे बुलडोजर फिर चलाया गया है। साथ ही साथ जब ऐसी जब परिस्थिति आई तो एक विचार में ये भी आया कि मोदी जी का सबसे बड़ा जो एक प्रकार से मैं कहूंगा जो सेवा भाव है वो गरीबों के है कि उनको छत दी जा रही है। तो मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करा, मुख्यमंत्री जी ने तुरंत उसको स्वीकार किया और फिर वहां पे प्रधानमंत्री आवास जिस पे अतीक का कब्जा था, उस जमीन पर अब प्रधानमंत्री आवास 76 घर बन चुके हैं और उसमें लोग रह रहे हैं, सुखी हैं। मैं आपको इतना ही बोलूंगा कि एक प्रयास चल रहा है कि अब 300 और घर बनाए जाएं प्रधानमंत्री आवास के नाम पर, और प्रधानमंत्री जी कहीं समय दे देंगे तो वहां पे शिलान्यास भी उन्हीं से फिर करवाएंगे। हम और मुख्यमंत्री जी स्वयं इसको चाहते हैं। जी बिल्कुल। देखिए, हमने खुद देखा है कि इस हिसाब से वहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान दिए गए, माफियाओं का सफाया हुआ, हजारों करोड़ की संपत्तियां वहां पर जब्त की गई, कुर्क की गई। लेकिन क्या लगता है, ये जो दूसरा टर्न था योगी आदित्यनाथ का, उस दौरान ही हमने देखा कि उमेश पाल मर्डर होता है। उसके बाद ही कहीं ना कहीं जो खतरे की घंटी थी वो बज गई थी अतीक अहमद के लिए। उमेश पाल मर्डर टर्निंग पॉइंट साबित रहा।
नहीं, देखिए टर्निंग पॉइंट तो उन लोगों के जिस प्रकार से, देखिए इसको कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। अतीक अहमद और उसके भाई दोनों जेल में थे, उनके लड़के बाहर थे, उनका एक प्रकार से कारोबार के ऊपर ताले लग चुके थे, उनको अपने क्षेत्र के अंदर कुछ दबदबा दिखाना था, और जब दबदबा दिखाने जिससे कि उनका वर्चस्व रह जाए, तो उसको देखते हुए उन्होंने उमेश पाल की, जो कि एक गवाह थे, जो राजू पाल जो विधायक थे, उनकी हत्या की, तो उसके एक इकलौते गवाह थे, उनको साइलेंस करने का जो उन्होंने तरीका अपनाया, तो जब ये करा उन्होंने, तो सही माने में टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं। और उसके बाद जो सरकारी जो या कानूनी जो कार्रवाइयां चली, और फिर वो, मैं इतना ही कहूंगा, वो भी ईश्वर को प्यारे हो गए। अब ईश्वर ने उनको एक्सेप्ट किया या नहीं किया, उम्मीद है कि वो राक्षस जो रावण का घर है वहां जरूर गए होंगे। बिल्कुल, इतने लोगों का सुहाग उजाड़ा है, बे-औलाद किया है, अनाथ किया है कितने बच्चों को, तो ये सब चीजें तो अपना वो खुदा जाने, ईश्वर जाने, अल्लाह जाने, लेकिन जनता के साथ भी अच्छा नहीं किया। 5 बार विधायक रहा, लेकिन विकास के नाम पे कुछ नहीं मिलता था। उस क्षेत्र में हम बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, 2 लाख से ज्यादा महिला वोटर्स भी हैं। आपको क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी अब जो मुस्लिम महिला वोटर्स हैं उन तक अपना जगह बनाने में कामयाब हो पा रही है? क्योंकि आप जिस क्षेत्र में वोट पा करके जीत रहे हैं वो मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। देखिए, ये बात सही है कि सबसे ज्यादा तो वहां पे मुस्लिम है वोटर्स के रूप में, फिर अन्य जातियां आती हैं, हिंदू जातियां आती हैं, और उनकी संख्या बहुत बड़ी है। लेकिन जो वास्तविकता ये भी है कि विकास जब होता है तो विकास सबको छूता है, सबके घर तक की पहुंचता है। तो मुस्लिम पे ही पहुंचा, जहां अतीक अहमद का स्वयं का घर था, अब तो वो ध्वस्त हो गया है। वहां पर भी कहीं बोले तो मेरे कार्यकाल में पहली दफे शायद रोड भी बनी है, तो मैंने ही बनाई, अतीक अहमद ने स्वयं नहीं बनाई थी। तो वो मुस्लिम लोगों को भी जाती है, हिंदुओं के घर भी जाती है, तो सबको सुख मिल रहा है, उस रोड का लाभ मिलता है। इसी प्रकार से अन्य कार्य हुए हैं और एक शांति बनी है। जब शांति होती है तो कारोबार चलता है, तो मुसलमान कारोबार करते हैं, ऐसा नहीं कि काम करते हैं। बिल्कुल, आपकी आवाज थोड़ी कट रही है सर। हाँ, बोलें। गुंडे माफिया तो सभी लोग तो नहीं होते हैं, अतीक से जो जुड़ते थे वही गुंडे माफिया हैं, और उन्होंने ये हरकत करी। लेकिन वास्तविकता ये है कि जब उनको अमन चैन दिखता है तो वो वोट शायद ना भी दें भाजपा को, मगर वो वोट किसी न किसी प्रकार से किसी और को देकर या ना वोट डालते हुए भी वो अपना मत जाहिर करते हैं विकास के प्रति। बिल्कुल, जीरो टॉलरेंस नीति के तहत योगी आदित्यनाथ सरकार में जो रूल ऑफ लॉ है वो लागू ही रहता है, और जो जनता है वो सुरक्षित महफूज पहले के मुकाबले महसूस करती है। लेकिन बात अगर विपक्षी दलों की जाए तो अखिलेश यादव का कहना है कि भाई इस बार 95% वोटिंग कराएंगे और पीडीए की सरकार बनाएंगे। तो ये जो पीडीए का राग अलाप रहे हैं, लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा 37 सांसद मिल गए, हालांकि संविधान वाली बातें, गलत नैरेटिव चलाया गया। इस बार देखिए साहब, आप भी समझ रहे हैं कि यूजीसी को लेकर सामान्य वर्ग और एससी एसटी ओबीसी भी बटा हुआ नजर आ रहा है। क्या इस बार ये जानकारी भ्रामक इस तरह से फैलाई जा रही है, या जो गाइडलाइन है उसमें साफ तौर पर एक्यूज तो मान ही लिया गया है जनरल कैंडिडेट को? देखिए, मैं आपको जो सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी पे अपना जो भी अभी पूरा निर्णय तो नहीं है, मगर उन्होंने एक प्रकार निर्णय जो दिया, तो सरकार की भी मंशा वही थी। हमारे केंद्र सरकार के कोई वकीलों ने कोई उसके विपरीत तो कहा नहीं या उसका विरोध, तो केंद्र सरकार की भी वही मंशा है। तो ये भ्रमित करने का प्रयास जो कर रहे हैं, मैं क्षेत्र में घूमता हूँ, अपने क्षेत्र में घूमता, अन्य भी जाने का मुझे अवसर मिलता है, उत्तर प्रदेश से बाहर जाने का भी अवसर मिलता है पार्टी के माध्यम से, तो मैंने कोई प्रकार का रोष देखा नहीं है। सब लोग समझते हैं और सब लोग इस बात से सहमत है कि सरकार ने भी वही रुख या सरकारी वकील ने भी वही रुख अपनाया जो कि सुप्रीम कोर्ट का रुख था यूजीसी के में। तो वो रोष है नहीं।
जितना लोग ढोल पीट लें, जब पीटने का प्रयास करते हैं उसके अंदर कंकड़ होते हैं तो वो शोर एक ही दो मचाते हैं, बाकी कोई मचाने वाला मिलता नहीं है। और जहां तक कि अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि भाई जितने भी भाजपा के कुछ कार्यकर्ता हैं, ब्राह्मण है, सवर्ण है, जो नाराज हो हमारे हमसे आ जाएं, हमसे मिल लें, हमसे दोस्ती कर लें, हमारे दल में शामिल हो जाएं। मैं खाली अखिलेश जी को इतना ही कहूंगा कि राजनीतिक दल वो भी हैं, हम भी हैं, सभी हैं, वो भी राजनेता हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो कहीं आप ब्राह्मण और श्रवण को अपने पास बुलाना चाहते हैं अखिलेश जी, तो पीडीए का नारा फिर क्यों दे रहे हो? राजनीति पीडीए की क्यों कर रहे हो? नहीं, वो कहते हैं पीड़ित कोई भी हो सकता है, वो पास से प्यारे कभी कह देते हैं, कभी कह देते हैं पीड़ित। पिछड़े हैं, उनका नारा है पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक। उसको बदलते भी रहते हैं वो अपनी सुविधा के हिसाब से। नहीं, वो श्रवण तो आता ही नहीं उसमें। जब श्रवण नहीं आता तो के पीछे क्यों फिर पड़े हो? अच्छा, एसआईआर को लेकर हम देखे कि आप कई जगह जब भी होता था आप जाते थे, क्षेत्र में भ्रमण करते थे, एसआईआर को लेकर के भी अखिलेश हो चाहे ममता बनर्जी हो सवाल खड़े करते रहे। आपके क्षेत्र में कितने वोटर्स कम हुए हैं और उसमें कितनी पारदर्शिता आई है एसआईआर के बाद जो चुनाव आयोग का निर्णय था? देखिए, पारदर्शिता आई है। एक जो मेरे यहाँ कोई वोटर्स जो कटे हैं वो लगभग कोई जो डबल एंट्री के थे और प्रकार के जो थे या चले गए थे, कोई 22-23 हजार वो कटे हैं। कुछ जिनकी डेथ हो गई वो 13-14 हजार के आसपास है। एक संख्या जरूर गई है वोटर्स की, क्योंकि वो भ्रमित हो गए कि हम वोट एक ही वोट हो सकता है, और उससे उन लोगों ने अपने ग्रामीण क्षेत्र या जहां पे उनकी जमीन थी, खेती बाड़ी थी, वहां पर उन्होंने अपना वोट बनाने का सही समझा और शहर से उन लोग हट गए। मैं उसका फिर हम लोग ने धीमे धीमे प्रयास किया तो काफी हद तक के लोग वापस आ गए हैं। मैं जब भी अभी संख्या बढ़ी है 30-35 हजार जो है वो चले गए हैं। मुझे उम्मीद है कि चुनाव आते आते ये भी 15 हजार के ऊपर लोग अपने वापस वोट शहर में बना लेंगे, क्योंकि उनको समझ आया कि पंचायत के चुनाव के हिसाब से हम अपना वोट कहीं गांव में रखें तो वहां पे हमारा वोट बनता है, एक वोट वहां वो बनेगा क्योंकि वो राज्य चुनाव आयोग है, और दूसरा जो वोट वो केंद्रीय चुनाव आयोग के माध्यम से हम एमएलए और एमपी चुनाव में रख सकते हैं शहर में। तो मेरे को लगता है वो हो जाएगा तो उतना बड़ा लॉस नहीं होगा। मुझे वास्तविकता है एक क्लीननेस होती है वोटर लिस्ट के अंदर, वो एक प्रकार से आ जाएगी। और इसी कारण आप देखेंगे क्योंकि बेस अब जो है क्षेत्र का जो होता है या वोटर्स का जो बेस होता है वो छोटा हो जाएगा, कम हो जाएगा, परसेंटेज स्वाभाविक अपने आप बढ़ने लगेगा। तो अब हम उत्तर प्रदेश में देखेंगे 70-75% पोलिंग होगी पूरे उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल। ये बताइए सर कि अभी बंगाल में चुनाव चल रहे हैं, वोटिंग एक और होनी है, इसके बाद कहा जा रहा है कि भाई अगर बीजेपी इस बार बंगाल नहीं जीत पाई तो फिर आगे तो और भी मुश्किल होता जाएगा। तो इस बार क्या हालात लग रहे हैं आपको वहां पर? देखिए, मैं बंगाल अभी तो मैं चुनाव में गया नहीं, लेकिन मेरा अनुभव है बंगाल का। और 2014 से या 2013 से 2017 जब तक कि मैं उत्तर प्रदेश नहीं आया था, मैं वहां का प्रभारी रह चुका हूँ। और मैंने बड़े निकट से ये बंगाली एक साइकी को भी देखा है। बंगाल भारतीय जनता पार्टी को एक्सेप्ट करने को तैयार हो चुका है और पूर्ण रूप से हो चुका है। मैं खुद स्वयं कहूंगा 2016 में जब मैं गया से वहां पे चुनाव हुआ था, वहां पे परसेंटेज पोलिंग जो हुई थी या वोट जो पड़े थे, हम लोग 10% के ऊपर क्रॉस कर चुके थे। और ये बंगाल की एक साइकिल है, वहां या तो बंगाल में भी इस बार एसआईआर आ गया है तो अपने आप में एक नया चुनाव है। मुर्शिदाबाद दंगे से भी हिंदू पीड़ित है, रामनवमी पे पत्थरबाजी होती है, तो क्या हिंदू का ध्रुवीकरण यहाँ पर और हिंदू मुस्लिम के ही, और कहा जा रहा है मछली को भी लेकर के भाई बीजेपी आ जाएगी तो मछली ही नहीं खाने देगी, इस तरह की जो बातें चल रही हैं उसको जी। जब ममता बनर्जी हताश हो उनकी धरती खिसकती है ना, तो उनके के भी परिवर्तन आता है और इस प्रकार की वो राजनीति ले आती है, मछली और मटन ले आती हैं। वो जो है वो स्वयं में दिखाता है कि ममता बनर्जी सही मुद्दों से भटक चुकी हैं। और बंगाल से मैं बता रहा था, बंगाल की जो जनता है भाजपा को एक्सेप्ट करने के लिए अब तैयार हो चुकी है, और वो पहले से तैयार थी, वो 19 से ही तैयार होना शुरू हो चुकी थी।
बिल्कुल, और क्योंकि बंगाल के पत्रकार से मैंने बात की तो उनका कहना है इस बार भारतीय जनता पार्टी की संभावनाएं ज्यादा हैं, बढ़ चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव जीत सकती है। वो वहां बंगाल के जो पत्रकार हैं, नॉर्थ ईस्ट वगैरह सब कवर करते हैं, उनका कहना था। लेकिन बात अगर राजनीति, केंद्र राजनीति की जाए तो देखिए मल्लिका अर्जुन खड़गे का जो बयान आ रहा है वो वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के जो बयान वो दे रहे हैं, उससे अब जो राजनीति की एक मर्यादा हुआ करती थी वो सीमा भी क्रॉस हो जा रही है। बाद में वो सफाई भी देते हुए नजर आए। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है जिस प्रकार के खड़गे साहब ने बयान दिया था, और प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री को इस प्रकार से वो एक टेररिस्ट से जोड़ेंगे, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण। इसकी जितनी निंदा करी जाए वो कम होएगा। और खड़गे साहब को और कांग्रेस को बिना कंडीशंस के सबको माफी, जितने बड़े नेता हैं कांग्रेस के सबको माफी मांगनी चाहिए थी, मगर उन लोगों ने, ना सोनिया जी ने बोला, ना राहुल ने बोला, ना प्रियंका बोले, ना ही सचिन पायलट बोले, ना कोई बोले हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं, कह रहे हैं कि भाई देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो ईडी, आईटी और सीबीआई ये सब जो थ्रेट आप देती है बार बार, इस लिहाज से आतंकवाद फैला रही है। देखिए, मैं आप पॉलिटिकल नैरेटिव कुछ सेट कर लीजिए, हम्म, मगर आप इतने गिर जाएंगे कि हम्म, आप देश के प्रधानमंत्री को इस शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, तो हम्म, इससे शर्मनाक बात कोई हो नहीं सकती। मैं तो कहूंगा ये एक प्रकार से नीचता की बात करने लगे। तो हम्म, आप कोई भी नैरेटिव कर लिए, ईडी कर लिए, सीबीआई कर लिए, आपका ये अधिकार है। राजनीति में सब अलाउड है, आप जो करना चाहे करिए। वो जो हम्म। ईडी और सीबीआई कर रही है वो अपने हिसाब से कर रही है, कानून के हिसाब से कर रही है। उसके लिए कोर्ट है, हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है। उन लोग कोई गलत नहीं मानते हैं। आज ममता बनर्जी को भी फटकार पड़ी है सुप्रीम कोर्ट से ईडी की कार्रवाई में दखल। बिल्कुल, बिल्कुल। और योगी आदित्यनाथ वहां पर रैलियां कर रहे हैं। ये बताइए सर कि ये जो राम मंदिर बना है और उस चुनाव, राम मंदिर बनने के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव पड़ रहा है और अभी तक तमाम जो बड़े विपक्षी नेता हैं वो राम मंदिर दर्शन करने भी नहीं पहुंचे। लेकिन जो कहा था भारतीय जनता पार्टी ने कि मंदिर यहीं बनाएंगे, तो मंदिर तो बन गया और उसको लेकर के जो टूरिज्म है और स्पिरिचुअलिज्म है, इसका जो हम देख रहे हैं एपी सेंटर बनता जा रहा है अयोध्या, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में जो हम लोग के धार्मिक या आस्था से जुड़े हुए स्थान है उसकी बहुत हम्म, महत्व है। के कारण आज हम लोग का अर्थव्यवस्था में बहुत अच्छी उनका योगदान भी मिल रहा है। और अयोध्या, काशी, और मैं विशेष हम्म, कहूँ प्रयागराज से आता हूँ तो कुंभ की बात करूँ, तो कुंभ के हम्म, अंदर भी कुंभ के कारण जो हम्म, 2017 में हम लोगों की जो जिले की जो एक हम्म, पर कैपिटा इनकम थी वो 48,000 रुपीज थी हम्म, पर पर्सन। आज कुंभ के बाद वो 1,08,000 रुपए पर पर्सन हो गई है। तो इसी प्रकार हम्म। से आप जोड़िए, अयोध्या हो या काशी हो, उसके कारण कितनी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। बिल्कुल, ये बताइए सर, आप अपना रिपोर्ट कार्ड तो कह रहे हैं बड़ा अच्छा है, हमने यहाँ पर माफिया राज का सफाया किया और तमाम विकास के काम किए, सड़कें चौड़ी कराई, फ्लाईओवर बनवाए। लेकिन अगर टिकट की बात की जाए, सीधा सवाल, तो इस बार भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार भी आपको पश्चिमी विधानसभा का टिकट दे सकती है? अब ये तो मैं 35 साल के ऊपर का कार्यकर्ता हूँ भाजपा के अंदर, और मैं हम्म। प्रक्रिया जानता हूँ। तो ये आपका जो सवाल है, आपका ये विश्वास है? आपका विश्वास है? कोई जवाब दे नहीं सकता। ये एक प्रक्रिया हम्म, है जो हम्म, पार्लियामेंट कोर्ट डिसाइड करेगा। हाँ, हम्म, मेरे से पूछा जाएगा तो मैं जरूर लड़ने को तैयार हूँ। हम्म। अब देखिए आप प्रयागराज के नेता हैं और काफी अनुभवी नेता हैं, तो ये कानाफूसी वाली बात भी एक आपसे पूछ ही लेते हैं। जनता के बीच, इधर बीच काफी सुगबुगाहट है कि भाई देखिए केशव जी जो हैं वो नॉर्थ से चुनाव लड़ सकते हैं। इस पे टिप्पणी नहीं, लेकिन अगर इसमें कुछ ऐसी बातें हैं तो अगर आप कुछ बताना चाहें। फिर मैं कह रहा हूँ, ये कोई निर्णय नहीं होता। आप ये जो होते हैं ना पॉलिटिकल, एक कॉफी शॉप के अंदर बैठ के काफी चर्चाएं होती हैं, और प्रयागराज का हम्म, कॉफी शॉप बहुत फेमस है। जी, केशव जी आते हैं तो मैं इतना जरूर कहूंगा, वो 100% जीतेंगे। ये भारतीय हम्म, जनता पार्टी है। हर्ष वाजपेयी जी भी आए और हम्म, वो लड़े, तो भारतीय जनता पार्टी की सीट है और ये सॉलिड सीट है, वो जीते हैं। और हम्म। हर्ष भी अच्छे हैं और केशव जी भी आएंगे, वो भी अच्छे रहेंगे। जिसमें कोई दो राय नहीं, कोई भी लड़ेगा जीतेंगे जरूर।
लेकिन अखिलेश यादव का क्या होगा? पिछले बार तो हमने देखा कि 111 सीट पर समाजवादी पार्टी सिमट गई थी और भारतीय जनता पार्टी करीब 255 सीटें। इस बार भारतीय जनता पार्टी कहाँ खुद को आ करेगी? देखिए, मेरा जो एक रियलिस्टिक अप्रोच है राजनीति में अभी तक रहा है, और थोड़ा सा सिफोलॉजी में भी बिलीव करता हूँ और समझता हूँ। जो अखिलेश जी ने जो 2024 में कांग्रेस के साथ मिलके एक बेवकूफ या भ्रमित करने का जो प्रयास किया था कॉन्स्टिट्यूशन को लेते हुए, जनता उसको समझ, और जनता जब और जिस प्रकार से वो पीडीए का नारा और ढोल पीट रहे हैं, पीडीए ब्राह्मण नाराज है, यूजीसी से नाराजगी है, ये सब चल रहा है। नहीं, पीडीए उनसे भी इस बात से बहुत दुखी है कि आपके पास एजेंडा नहीं है, खाली आप वोट लेने के लिए आ रहे हैं। और यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी जो हैं, वो नारा तो देते नहीं है, सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, लेकिन मुसलमान को भी फायदा हो रहा है, हर हिंदू समाज के, चाहे वो ओबीसी वर्ग हो, एससी वर्ग हो, एसटी वर्ग हो, या जो गरीब है, श्रवण में भी गरीब आते हैं, उन सबको भी फायदा हो रहा है। तो लोग देख रहे हैं कि काम किसका बोल रहा है, तो मोदी जी का काम बोल रहा है, योगी जी का काम धरातल पे बोल रहा है। आप अपने नारेबाजी के हुए अभी तक, और आपके पास कोई एजेंडा नहीं है। कभी बोलते हो हम इतनी लाइटें 300 यूनिट फ्री दे देंगे, 300 यूनिट फ्री देते जी, तो ये बताओ कि आपने पहले क्यों नहीं दिया था और अब क्यों दे रहे हो? इसका मतलब उत्तर प्रदेश की बिजली व्यवस्था बहुत अच्छी अब तो वो केदारेश्वर मंदिर बनवा दे रहे हैं इटावा में। परिवर्तन तो आया है अखिलेश यादव में भी भाई, अब तो मंदिर बनवा दे रहे हैं। जब सनातन बोलता है ना, सनातन धर्म बोलता है, वो चढ़ के बोलता है, और इसीलिए आज उनको मंदिर भी दिख रहा है और मस्जिद रहता जा रहा है, क्योंकि सनातन का बोलबाला खाली उत्तर प्रदेश में नहीं है, पूरे देश में है। और जब मोदी जी हैं, उनके आने के बाद 2014 में भारत अपने इतिहास से जुड़ता जा रहा है, और इसका हम सबको गर्व है। तो मतलब उत्तर प्रदेश में जो पहले कभी नहीं हुआ, 2 बार भी कभी कोई पार्टी रिपीट नहीं हुई थी, तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी, ऐसा आपका कहना है? इसमें शंका नहीं होनी चाहिए किसी को भी। और इस दफे हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, जो 2017 ने 303 लिए थे, उससे हम ज्यादा सीटों से हम लोग अपनी सरकार बनाएंगे। बिल्कुल, तो ये साफ तौर पर कहना है कि 2017 में जो इलेक्शंस के रिजल्ट थे, 300 से ऊपर सीटें थी, उससे भी ज्यादा सीटें जो हैं इस बार भारतीय जनता पार्टी 2027 के चुनाव में है। और साफ तौर पर सिद्धार्थनाथ सिंह का ये भी कहना है कि जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि भाई यूजीसी को लेकर के नाराजगी है या ब्राह्मण समाज नाराज है, ऐसी कोई बात धरातल पर दिखती हुई नजर नहीं आ रही। आप हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती समय दिया, बैक टू बैक आप मैराथन मीटिंग कर रहे हैं और अपने क्षेत्रों में जा रहे हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार सर। नमस्कार। देश दुनिया की हर बड़ी सटीक और भरोसेमंद खबर के लिए अभी विजिट करें हमारी वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com, क्योंकि यहां सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।